तो हम फिर से एक बार आ गए आपके पास। हाँ, तो हमारा चल रहा था लेक्चर रासायनिक संयोजन के नियम। अरे हमारे लेक्चर नंबर 4 था रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें हमने फर्स्ट नियम की बात कर ली थी। फर्स्ट नियम था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अरे क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आज हम बात करेंगे स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात का नियम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या फिर बोल दो आप कंपोजिशन। अरे कंपोजिशन का मतलब है संगठन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? संगठन। कहने का मतलब मेरा ये है, ये नियम है ना, प्राउस्ट ने दिया था। ये नियम किसने दिया था? प्राउस्ट भैया ने, प्राउस्ट ने दिया था। ये आप याद रखोगे। किसने दिया? प्राउस्ट ने। आप देखो इस नियम के अनुसार क्या बात है। ये नियम बोलता है कि कोई भी यौगिक हो, कोई भी यौगिक हो, कोई भी यौगिक, देखो ये बोर्ड वाली राइटिंग है, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूं, डिटेल में लेने हैं टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन, क्लिक करो, जाओ डाउनलोड करो पीडीएफ, मेरे खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं। कोई भी यौगिक है, उसमें क्या होता है, जो भी तत्वों का अनुपात है, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात है, द्रव्यमानों का अनुपात मतलब मास। जो भी यौगिक है, कोई भी यौगिक है, उनके अंदर क्या होते हैं? तत्व, और उनके तत्वों का द्रव्यमानों का क्या अनुपात, रेशियो, हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है, सेम रहता है, बदलता नहीं है, चाहे वो कैसे भी प्राप्त किया गया हो, चाहे वो कैसे भी प्राप्त किया गया हो। मतलब आप उसको बनाने के तरीके हजार हों। अरे भाई कोई भी चीज हो, बनाने के तरीके हजार हो, लेकिन उसके अंदर जो मास है तत्वों का, जो तत्वों का द्रव्यमान है, वो हमेशा स्थिर रहता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे दुनिया में चाय बनाने के हजारों तरीके हैं, दाल बनाने के हजारों तरीके हैं, लेकिन जो उसमें आप सामग्री लेते हो उनके अंदर, वो तो फिक्स लेते हो ना। कोई थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन जैसे चाय बनाने के लिए हम एक चुटकी लेंगे चाय, फिर एक चम्मच चीनी लेंगे, इतना दूध लेंगे तो इतना, तो ये रेशियो तो हर जगह लगभग लगभग क्या है? सेम सा है। बनाने के तरीके हजारों, मतलब यौगिक है, कोई यौगिक है तो यौगिक बनने के तरीके चाहे बहुत सारे हो सकते हैं, वो किसी भी स्रोत से कैसे भी बन सकता है, कैसे भी हजारों तरीके से बन सकता है, किसी भी तरीके से बन सकता है, लेकिन उस यौगिक में जो तत्व होंगे, अलग अलग यौगिकों में, भाई वो यौगिक अलग अलग चीजों से बन के आ रहा है, लेकिन उनके सब तत्व होंगे ना, उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, बदलेगा नहीं। देखो जैसे एग्जांपल ले, मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मैंने बोला पानी। अब पानी के देखो बर्फ भी होता है, पानी गैस भी होता है, और पानी क्या बोलते हैं इसको, द्रव भी होता है। इसको भी आप H2O बोलोगे यार, इसको भी H2O बोलोगे, इसको भी H2O बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो इसके द्रव्यमान का अनुपात, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 2, ऑक्सीजन का कल बताया 16, इसका भी 2, 16, 2, ये लाइट को जाने क्या होता है यार, 2 और 16, 1 अनुपात 8, 1 अनुपात 8, 1 अनुपात 8। तो ये फिक्स्ड है। देखो चाहे पानी बर्फ का हो, नदी का हो, समंदर का हो, कहीं का भी हो, अलग अलग सोर्स से मिला हुआ हो, हमेशा क्या रहेगा? द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल लो, देखो, हाँ भाई, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ये ऊपर वाला मिटा देता हूं अब, है ना। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान के चलो हम CaCO3 है,
इसको तोड़ते हैं आपको मिलता है यहाँ पे CaO प्लस CO2। ठीक है, अरे सही है। अब इसी CO2 को मैं ऐसे भी बना लेता हूं जैसे CH4 प्लस O2। ठीक है, ये बनाएगी CO2 प्लस H2। यहां भी CO2 बना। देखो बनाने के तरीके अलग अलग हैं। देखो यहां कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ करके CO2 बना रहे हैं, यहां मेथेन बोलते हैं इसको। अभी आपको ये बाद में बताएंगे, बट अभी याद रखो आप ऐसा कि ये लकड़ी है, ऐसा समझो आप। अब लकड़ी को जलाते हैं तो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, लेकिन और दोनों के तरीके भी अलग है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से, ये CH4 से, दोनों के तरीके अलग है, लेकिन बन क्या रही है? CO2। ठीक है, तो इन दोनों में इनके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है? जैसे इसकी बात करूं C और O। अरे C अनुपात O, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होगा कितना? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2। 16 मतलब 32। अरे सही है ना? इधर आ जाओ, CO, कार्बन का इतना है 12, और यहां भी ऑक्सीजन कितनी है? एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना? 32। 4 3 12, 4 अंठे 32, 4 3 12, 4 अंठे 32। बोलो द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहा? फिक्स्ड रहा। द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहा? फिक्स्ड रहा। तो ये नियम यही बोलता है। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे समस्थानिक आ जाते हैं, समस्थानिक होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान बट भार अलग अलग, परमाणु क्रमांक समान बट भार अलग अलग, तो उन पे ये नियम फॉलो नहीं करता। मैंने आपको पहले एक बात भी बताई थी कि केमिस्ट्री के अंदर नियम चलते हैं, थोड़ी देर चलते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे फेल होने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। क्लियर है? चलो अब एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं और अच्छे से समझाने के लिए। देखो इस नियम से प्रश्न कैसे बनता है, इस नियम से प्रश्न, फिर इसी कॉन्सेप्ट पर प्रश्न चलते रहते हैं। देखो हमारा प्रश्न है, मैं मिटा देता हूं सब। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके चलो अब हम प्रश्न करते हैं। हमारा प्रश्न है, देखो प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। प्रश्न है 2.16 ग्राम कॉपर की अभिक्रिया HNO3 से करवाई जाती है। कितना कॉपर कितना है? ये मिटा देता हूं मैं। पहले जो भी जानकारी दे रखी है उसको लिखो साइड में। कॉपर कितना है? कॉपर है आपके पास 2.16 ग्राम। आगे पढ़ो। तो CuO किससे करवा रहे हैं? HNO3 से। ठीक है, CuO 2.7 ग्राम प्राप्त होता है। मतलब कॉपर की अभिक्रिया करवाई जाती है तो CuO कितना मिल गया? 2.7 ग्राम। चलो बहुत अच्छी बात है। कितना मिल गया? CuO 2.7 ग्राम। ठीक है, आगे करो। अब ये बोल रहा है परंतु दूसरे प्रयोग में, अच्छा दूसरा प्रयोग भी हो रहा है, परंतु दूसरे प्रयोग में 1.15 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के अपचयन से। ओके चलो साइड में लिख लेते हैं। ये तो है हमारा प्रथम प्रयोग, ये है हमारा प्रथम प्रयोग। और दूसरे प्रयोग में क्या है? दूसरे प्रयोग में 1.15 ग्राम CuO के अपचयन से, 1.15 ग्राम CuO के अपचयन से। ठीक है, मतलब CuO कितना है? 1.15 ग्राम। ये सेकंड प्रयोग है। चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। प्राप्त के अपचयन से है ना 0.92 ग्राम कॉपर प्राप्त होता है। ओके, कॉपर यहां कितना हो रहा है? 0.92 ग्राम। बताओ ये स्थिर अनुपात नियम की पालना कर रहा है या नहीं कर रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। हमारे पास सारी जानकारी आ गई है। पहले प्रयोग में कॉपर 2.16 दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड 2.7 दे रखा है। दूसरे प्रयोग में कॉपर ऑक्साइड 1.15 दे रखा है, कॉपर 0.92 दे रखा है। पहला प्रयोग बोल रहा है कि कॉपर की अभिक्रिया, हाँ भाई फर्स्ट है हमारा, मैं यहां से लिख देता हूं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि कॉपर रिएक्ट विद HNO3 क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड। चलो भाई एक प्रयोग हो गया, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा बोल रहा है कॉपर के अपचयन से। अपचयन का मतलब आप थोड़ा समझना है ना, CuO अपचयन का मतलब आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ऑक्सीजन निकल जाएगी, है ना, CuO के अपचयन से। ठीक है, ये अपचयन हो गया Cu प्लस O2, ये आपका कॉपर निकल गया। ये आपका क्या निकल गया? कॉपर। अब ये बोल रहा है कॉपर प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये बताओ
नियम की पालना करता है या नहीं है। अब आपके पास देखो, बात ध्यान से समझना, आपको कॉपर का और ऑक्सीजन का अनुपात देखना है दोनों प्रयोग के अंदर। देखो यहां भी कॉपर और ऑक्सीजन है, यहां भी कॉपर और ऑक्सीजन है। देखो ध्यान से, ये दोनों से मिलकर के क्या बन रही है, कॉपर ऑक्सीजन, और फिर इन्हें टूट करके क्या बना रही है, कॉपर और ऑक्सीजन। मतलब प्रयोग अलग अलग हैं, लेकिन सेम जो यौगिक है, जो समान यौगिक है, इनके अंदर द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा क्या रहना चाहिए, स्थिर। अगर स्थिर है तो ये नियम की पालना कर जाएगा, और अगर स्थिर नहीं है तो ये नियम की पालना नहीं करेगा। क्लियर है। चलो भाई, कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर का भी यहां दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड का दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड का भी यहां दे रखा है, कॉपर का यहां दे रखा है, लेकिन ऑक्सीजन का दोनों में नहीं दे रखा। चलो निकालते हैं प्रथम प्रयोग से। यहां ऑक्सीजन का निकालो मास, कैसे निकालो ये बताओ। यहां कॉपर का दे रखा है, यहां कॉपर ऑक्सीजन, तो इसमें से इसको माइनस कर दूं मैं, अरे ऑक्सीजन का आ जाएगा ना भाई। 2.7 में से 2.16 ग्राम निकाल दूंगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का, अरे आ जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, तो क्या करें, CuO माइनस Cu पहले प्रयोग से। भाई इस कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकाल देंगे, ये 2.7 से 2.16 निकाल देंगे तो ऑक्सीजन का बचेगा ना, कॉपर से कॉपर चला जाएगा, बचेगा क्या, ऑक्सीजन। क्लियर है। हाँ भाई, 2.7 माइनस 2.16, चलो भाई करके देखो, साइड में करके देखो। 2.7 माइनस 2.16 करते हैं तो आंसर आएगा आपके पास, मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, 0.54 ग्राम। कितना आएगा, 0.54 ग्राम। चलो यहां भी देख लो, यहां देखो कॉपर ऑक्साइड कितना दे रखा है, 1.15 ग्राम, और कॉपर कितना दे रखा है, 0.92 ग्राम। यहां भी ऑक्सीजन नहीं दे रखा। चलो भाई यहां निकालो, ये आपका आ गया, ये क्या आ गया, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। यहां भी निकालो, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, दोनों तरफ निकाल लो। चलो भाई, यहां से यहां माइनस, भाई यहां ऑक्सीजन है यहां नहीं है, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को माइनस कर दो। ठीक है, CuO माइनस Cu, कॉपर ऑक्साइड 1.15 माइनस 0.92। चलो भाई देखता हूं मैं, इसमें माइनस करा तो आया आपके पास 0.23। कितना आया, 0.23 ग्राम। अब देखो आपके पास क्या क्या आ गया, 0.23 ग्राम आ गया भैया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात। क्या करना है, कॉपर ऑक्सीजन का अनुपात। क्लियर है, कॉपर और ऑक्सीजन का क्या करना है, अनुपात। क्लियर है, क्लियर है। तो लिखो यहां पे Cu अनुपात O, कॉपर अनुपात ऑक्सीजन। क्लियर है। पहले फर्स्ट प्रयोग के लिए करते हैं, प्रथम प्रयोग। कॉपर कितना है प्रथम प्रयोग में, देखो भाई प्रथम प्रयोग में 2.16, ऑक्सीजन कितना है 0.54, 0.54। अरे पहले प्रयोग में कॉपर कितना है 2.16, ऑक्सीजन कितना है 0.54। इन दोनों को काटो आप, कितना आना चाहिए, 54 को 216 से करोगे तो भैया यहाँ आता है 4 अनुपात, ये 54 एकम 54, 54 चौक 216, 4 अनुपात 1। दूसरे प्रयोग में आ जाओ, प्रयोग 2 आ जाओ, कॉपर अनुपात ऑक्सीजन, कॉपर अनुपात ऑक्सीजन। कॉपर कितना है 0.92 और ऑक्सीजन कितना है, अरे ये रहा ना, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना आया 0.23, 0.23। ठीक है, 23 चौक 92, 23 चौक 23 एकम 23, 23 चौक 92। ये देखो 4 अनुपात 1, 4 अनुपात 1। कॉपर यहाँ कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 1। कॉपर यहाँ कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 1। आ गई बात समझ में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन को आप ध्यान से, 2.16 ग्राम ये दे रखी थी, हमने पहला प्रयोग करवा लिया, फिर दूसरा प्रयोग करवा लिया। पहले प्रयोग में ऑक्सीजन का मास निकाल लिया, दूसरे प्रयोग में ऑक्सीजन का मास निकाल लिया। पहले प्रयोग में कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात निकाल लिया 4 अनुपात 1, और दूसरे प्रयोग में कॉपर और ऑक्सीजन का निकाल लिया 4 अनुपात 1। हमको पता लग गया अगर ये अनुपात समान नहीं आता तो ये नियम की पालना नहीं होती, लेकिन ये दोनों का अनुपात क्या आ गया, समान आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कैसे भी बना हुआ हो, अनुपात हमेशा द्रव्यमान का क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, फिक्स्ड रहेगा।
निश्चित रहेगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट नियम की बात करेंगे। थैंक यू।